से कौन सी वस्तुएं विभाज्य होती हैं? तो विभाज्य निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसे ध्यान में रखकर बनाया गया है या क्या ध्यान रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये है, केवल सरकार की आय और केवल सरकार का व्यय, ये दोनों सही हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन जाएगा सी सा। अगला क्वेश्चन आपका है, राजस्व का आधुनिक दृष्टिकोण निम्न में से किस पर आधारित है? तो अधिकतम सामाजिक लाभ पर आधारित है। ये अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया है? तो ये डाल्टन का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम लाभ सिद्धांत बिंदु कहाँ पर होता है? जहाँ पर सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर हो जाता हो। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो जो देख चुके हैं उन्हें हम छोड़ दे रहे हैं। यूनिट हमारी आ गई है 4, इसको देखेंगे आज, तो ये कंप्लीट करना है। और इसके बाद में एक वीडियो और आएगा, उसमें आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे पूरे पेपर के। राज्यों के कार्यों में वृद्धि के लिए जो नियम है उसको क्या कहा जाता है? वैगनर का नियम। यानी कि राज्यों के कार्यों में वृद्धि का नियम जो है वो वैगनर ने दिया है। वैगनर के अनुसार सामाजिक सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा जो उत्तम है वो क्या रहेगा? सर्वोत्तम या क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सामाजिक प्रगति, आर्थिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण। तो ये तीनों ही सही हैं, आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक व्यय से संबंधित पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना का प्रकाशन हुआ, कब हुआ था? तो सन 1961 में हुआ। वैगनर के अनुसार आधुनिक काल में सार्वजनिक व्यय बढ़ने का मूल कारण क्या था? तो वो है सामाजिक प्रगति हेतु दबाव। वैगनर की परिकल्पना का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपका ये सार्वजनिक व्यय से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध सार्वजनिक व्यय से है? ये हम पीछे देख चुके हैं। तो ये वैगनर का नियम, पीकॉक और वाइजमैन की परिकल्पना। तो ये वाला ऑप्शन आपका रट जाएगा। पीकॉक वाइजमैन की अवधारणा निम्न में से किस प्रभाव का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका निरीक्षण प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, केंद्रीकरण प्रभाव है, उपरोक्त में सभी राइट जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पर आपका जो बा वाला ऑप्शन सही है, सार्वजनिक व्यय सीढ़ीनुमा रूप में आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस व्यय में मितव्ययता बढ़ती जा सकती है? तो जो निजी व्यय है उसमें मितव्ययता बढ़ सकते हैं, बाकी सार्वजनिक व्यय हो गया, सहकारी व्यय होगा, इनमें मितव्ययता नहीं बढ़ सकते। वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम सार्वजनिक व्यय करती है, ये कथन किसने दिया है? तो एडम स्मिथ का कथन है ये। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर फिंडले सिराज द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक व्यय या सामाजिक व्यय के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो ये आपका निश्चितता का सिद्धांत इस पर आधारित नहीं है, बाकी लाभ का सिद्धांत है, मितव्ययता का सिद्धांत है और स्वीकृति सिद्धांत, ये इस पर निर्भर करता है, सवाल निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोफेसर फिंडले सिराज द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें लोच का सिद्धांत शामिल नहीं है, बाकी सार्वजनिक व्यय में स्वीकृति सिद्धांत, अधिक सिद्धांत और लाभ का सिद्धांत, ये सारे सम्मिलित किए गए हैं। लागत लाभ विश्लेषण यानी कि सार्वजनिक व्यय के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो मितव्ययता सिद्धांत का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक व्यय द्वारा लोगों की कार्यक्षमता तथा बचत क्षमता पड़ने वाले प्रभाव आते हैं। कौन कौन से प्रभाव आते हैं? तो उत्पादन प्रभाव के अंतर्गत और वितरण प्रभाव के अंतर्गत, यानी कि सा वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक व्यय प्राप्त या सार्वजनिक व्यय का लाभ प्राप्त होता है, ये किसको लाभ मिलता है? संपूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय दो धार वाला अस्त्र है। किसने कहा ये 2 धार वाला अस्त्र है? तो ये कहता है J.K. मेहता का कथन है। अगला क्वेश्चन आपका है, सामान्यतः सार्वजनिक व्यय द्वारा संतुष्टि की जाती है, तो सामूहिक आवश्यकताओं की। अगला क्वेश्चन आपका है, जितनी लंबी चादर उसके हिसाब से पैर फैलाने का नियम किस संदर्भ में कहा गया है?
तो ये निजी वित्त के संदर्भ में कहा गया है। व्ययों के वृद्धि का कारण क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि होना, सामाजिक सेवाओं में वृद्धि करना, प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि होना। तो ये सब सार्वजनिक व्ययों के वृद्धि का कारण होता है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में या निजी व्यय में क्या अंतर होता है? तो क्षेत्र का भी अंतर होता है, मितव्ययता का होता है और लोच का अंतर होता है, अर्थात सभी। सार्वजनिक व्यय का स्वभाव कैसा होता है? तो ये उत्पादक वाला होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण प्रतिगतशील, अनुपातिक और प्रतिगामी में किया गया है। तो किसने किया है इसको? डाल्टन ने किया है। कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया गया है। किसने? एडम्स ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक व्यय बढ़ने पर देश की जनता पर इसका बोझ उठाना पड़ता है। तो कैसे? करों के रूप में, विभिन्न सेवाओं के रूप में, मूल्यों के रूप में और शुल्क के रूप में। तो उपरोक्त में सभी पर असर पड़ता है और सभी के द्वारा जो जनता के लिए इसका भार उठाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मंदी काल में सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मितव्ययता किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत की है? तो फिंडले सिराज ने प्रस्तुत की है। मुद्रास्फीति के सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। भारत में सार्वजनिक व्यय निरंतर कैसा है? बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक व्यय तथा निजी व्यय में क्या अंतर होता है? लोच का, गोपनीयता का, उद्देश्यों का। ये क्वेश्चन हम एक बार देख चुके हैं, यहाँ पर भी आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे देख लेना। ये नहीं, उपरोक्त में सभी। जनसंख्या की दृष्टि के साथ साथ सार्वजनिक व्यय कैसा होता है? बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एडोल्फ वैगनर किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के शास्त्री थे ये। वैगनर के नियम की आलोचना का बिंदु क्या है? तो है कि व्यापक विश्लेषण का इसमें अभाव रहता है, लोक कल्याण के स्तर में नियमित वृद्धि का ना होना। तो ये इसमें आलोचना है, यानी कि कमी है। तो आपका साथ सही जाएगा। वैगनर वर्तमान में वैगनर का नियम कहाँ लागू है? तो ये संपूर्ण विश्व में लागू हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ऐसा सार्वजनिक व्यय है जिससे सरकार को प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त नहीं होती है। कौन सा ऐसा है? तो शिक्षा पर व्यय। ये प्रत्यक्ष रूप से हमें आय मतलब या इनकम या स्रोत नहीं होती है। प्रोफेसर पीगू ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो इन्होंने किया है हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोफेसर जेके मेहता ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो निश्चितता एवं परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण किया है जेके मेहता ने। सार्वजनिक व्यय वर्गीकरण। सार्वजनिक व्यय के संबंध में सामान्यतः भारत में कौन सी प्रवृत्ति अपनाई जाती है? तो सार्वजनिक व्यय बराबर सार्वजनिक आय। अगला क्वेश्चन है, पीकॉक बायजमैन तथा बायजमैन ये दोनों अर्थशास्त्री किस देश के अर्थशास्त्री हैं? तो ये दोनों ही लोग ब्रिटेन के थे। पीका तथा बायजमैन के सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि पर किस अवधि में अध्ययन किया गया था? तो ये अवधि रही थी 1890 से लेकर 1895, यानी कि 1890 टिल 1895। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक व्यय के आधार पर निम्न में से किसको बढ़ाया जा सकता है? तो हम सेवा क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उद्योगों की संख्या और उत्पादन को भी वृद्धि कर सकते हैं, यानी उपरोक्त में सभी। सार्वजनिक व्यय का सर्वप्रमुख या फिर मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश में आर्थिक निरंतर स्थिरता को बनाए रखना। वितरण पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव कैसे पड़ता है? तो क्रय शक्ति के हस्तांतरण का और आर्थिक असमानता दूर करना, इन दोनों का असर पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का मुख्य सिद्धांत क्या है? अधिकतम सामाजिक व्यय या लाभ का सिद्धांत। सरकार सार्वजनिक व्ययों के माध्यम से निरंतर निर्धनों की संख्या बढ़ी जा सकती है या फिर बढ़ जा सकती है। तो ये कार्य क्षमता। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सरकार के गैर विकासात्मक व्ययों का सर्वाधिक व्यय किया जाता है। किस पे किया जाता है? ब्याज के भुगतान पर। पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना संबंध किससे है? तो पीकॉक वाइजमैन ने परिकल्पना जो सिद्धांत दिया है तो वो सार्वजनिक व्यय से संबंध है। लोक व्यय बढ़ता है कब? जब रोजगार की बात आती है तो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा, प्रशिक्षण, जन स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय कहलाता है? मानव पूंजी कहलाता है। आपके विचार में सार्वजनिक व्यय क्या है? तो ये लाभदायक व्यय होता है। किसने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि होती है? तो पीकॉक और वाइजमैन का स्टेटमेंट है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यय वृद्धि का कारण नहीं है? तो हवाई यात्रियों की संख्या जो है इसमें वृद्धि होती है, जो उसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोक व्यय में वृद्धि के वैगनर नियम लागू होने का कारण क्या है? तो इसमें आपके हैं उपरोक्त में सभी हैं। सरकारी क्रियाओं का विस्तार, सरकारी कार्यों में जटिलता और सार्वजनिक वस्तुओं के क्षेत्र में विस्तार। तो ये सभी इसमें और लास्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के अनुसार वैगनर नियम की क्रियाशीलता का क्या कारण है? तो अधिकतम कार्यकुशलता, सामूहिक उपयोग और निजी संस्थाओं की असमर्थता। यानी उपरोक्त में सभी। भारत में सार्वजनिक व्यय बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं। राज्य का कार्य, न्याय, पुलिस, प्रतिरक्षा तक ही सीमित होना चाहिए। ये कथन किसने दिया है? तो रॉबर्ट पील ने दिया है इस कथन को। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का विकास मूलक सिद्धांत किसके ने दिया है, किसने बनाया है? तो ये सिद्धांत है आपका रोस्तोव एवं मैसग्रेव का। भारत में सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है कैसे? उचित बजट के अनुमान द्वारा, कर प्रणाली द्वारा और पूर्व निश्चित योजनाओं को बनाकर। यानी ये तीनों ही आवश्यक हैं। तो उपरोक्त में आपका डी सही जाएगा। लोक वित्त में वृद्धि का कारण क्या प्रभावित करता है? तो शहरीकरण प्रभावित होता है, जीवन में स्तर में सुधार आता है, मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। यानी उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, संकट काल में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने पर जनता पर करारोपण अधिक भार वहन करने को तैयार हो जाती है। इसे कहा जाता है कर सहनता। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के विकास मूलक सिद्धांत को किसने बनाया है, किसने प्रस्तुत किया है? तो रोस्तोव और मैसग्रेव। ये दोनों अलग दे सकते हैं तो दोनों आंसर लगाओगे शापर, और अगर एक साथ दिए हुए तो दोनों एक साथ में। इन्हीं दोनों लोगों का ये स्टेटमेंट है, इन्हीं सिद्धांत इन्हीं का है ये। मैसग्रेव के अनुसार आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में सार्वजनिक व्यय का अधिकांश भाग कहाँ खर्च किया जाता है? पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत लोक व्यय में प्रवृत्ति कैसी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति है। भारत में सार्वजनिक व्यय पर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इसमें व्यय तेजी से बढ़ रहा है, विकास तेजी से बढ़ रहा है और सार्वजनिक व्यय भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उपरोक्त सभी। प्रशासनिक आधार पर सार्वजनिक व्यय कौन कौन से होते हैं? तो केंद्र सरकार के व्यय होते हैं, स्थानीय सरकार के व्यय होते हैं और प्रांतीय सरकार के व्यय होते हैं। उपरोक्त में सभी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत विशुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादन में निम्न में से किस अर्थशास्त्री का योगदान नहीं है? तो मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है। सार्वजनिक व्यय के स्वर्णिम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो JB से ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन आ रहा है, सार्वजनिक भारत के गैर सरकारी विकासात्मक जो व्यय में सर्वाधिक खर्चा किया जाता है तो कहाँ होता है? तो ब्याज पर खर्च होता है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा भी आया है, अच्छे देख लेना इसको। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यानी कि 6 यूनिट में क्या है, कर का भुगतान किस पर दायित्व होता है? तो वैधानिक आधार पर दायित्व होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कर अनिवार्य है और जबकि शुल्क ऐच्छिक होता है। कर की विशेषता क्या है? अनिवार्य अंशदान। जो कर है उसकी विशेषता है कि अनिवार्य अंशदान करना चाहिए। यूनिट नंबर 6 हमारी है, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम, और बाकी वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। एक वीडियो आपको मिल जाएगा
इसके साथ ही आपका पूरा पेपर फिनिश हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे आपको, पसंद कर आए तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ज्योग्राफी का वीडियो आज आपके लिए अपलोड हो जाएगा, जिसके पास भी ज्योग्राफी है। और ये वीडियो आपका मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में भी कि जिसके पास इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट है, चाहे आप बीकॉम हो, बीएससी हो, और चाहे आपका कॉमर्स हो यानी कि बीबीए हो या बीए हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।